मतलब है इंटीजर। अगर वो बॉक्स के अंदर इंटीजर रखो तब तो इंटीजर देगा, लेकिन अगर इंटीजर नहीं है तो नंबर लाइन पे उस नंबर को रख के देखो और उससे पिछले वाला इंटीजर ले लो। मान लो अगर हमने ये क्वेश्चन दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है, इसका क्या मतलब हुआ? बोलो। x between 5 and 4 equal to 4. ना ना, x की वैल्यू 4 से 5 ना, इंक्लूडिंग 4, यही ना? Yes sir. गुड। तो अगर मान लो कि ये लिखा हुआ है x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर है, -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, +6 इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करने के लिए दे दिया गया। तो अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर को t मान लिया तो ये t स्क्वायर -5t + 6 इज इक्वल टू 0। यहां से t की वैल्यू या तो 2 आएगी या 3 आएगी। ऑडियो बंद कर देंगे प्लीज। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होने का मतलब है कि x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में होना, इंक्लूडिंग 2, और 3 होने का मतलब है x की वैल्यू 3 के इक्वल <4 होना। इज इट क्लियर? यस Yes सर। sir. तो हमें नहीं लगता है कि वो वाले क्वेश्चन बनाने में अब तुमको दिक्कत होगी। अगर मान लो x की वैल्यू 2 से 3 आ जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बोल सकते हो, हाँ या ना? Yes sir. तो छोटी सी बात है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पूछने वाली बात आ गई थी। अब ये देखो, सपोज करो हम कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से ग्रेटर है, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो इंटीजर है, 2 से ज्यादा मतलब ये 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। 3, 4, 5, 6 ये सब तभी होगा जब x की वैल्यू हम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे। बोलिए। Yes sir. x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 3 होगा ना, तभी उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन होगी। अगर हम लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से लेस है, तो ये तो इंटीजर है, 5 से लेस का मतलब है 4, 3, 2, 1, 0 डॉट डॉट ऐसे। तो 4 कब होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 तो तब होगा ना जब 5 से कम होगा, 3 तो तब होगा ना जब 4 से कम होगा। तो यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है तो हम लिखेंगे x लेस देन 5 लिखेंगे बच्चे। बोलिए। Yes sir. तो यहां से ये बात क्लियर हो गई ये दोनों से कि अगर ये लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ग्रेटर देन i है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू i+1 हो जाएगा पहले वाले से। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से ग्रेटर है तो ये आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया, ये लेस देन 5 है तो ये भी लेस देन 5 आया। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन i है तो आप x लेस देन i ही लिखोगे। बोलिए, क्लियर है? Yes sir. आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो बच्चे। पहले हम इसकी बात कर ले। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इट मींस ये तो इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 5, 6, 7, 8 ऐसे आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होने का मतलब है यहां से आप कह सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हुआ होगा। जैसा अगर इक्वल साइन लग जाता तो यहाँ भी इक्वल आ जाता है, लेकिन अगर इक्वल नहीं रहता है ना तो वो x ग्रेटर देन 6 हो जाता है बच्चे। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर
लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इट मींस इसकी वैल्यू है 4 3 2 1 डॉट डॉट। ये 4 होने का मतलब है कि x की वैल्यू 5 से कम होना। आई बात समझ में? सर। चलो इसका ग्राफ भी हम बता देते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसका ग्राफ यहाँ पे हम कहेंगे कि x की वैल्यू 0 के इक्वल 1 से जब तक लेस होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो y 0 आ जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है बट लेस देन 2 है, तो y की वैल्यू 1 होगी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है बट लेस देन 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन पॉजिटिव साइड में। निगेटिव साइड में -1 के इक्वल 0 से लेस होगा तो y की वैल्यू -1, -2 से लेके -1 में y की वैल्यू -2, एंड सो ऑन। तो अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3, x 0 के इक्वल है और 1 से लेस है, तो उस समय y की वैल्यू 0 है। ये वाली लाइन बन गई 1 को छोड़ के, ठीक है। x की वैल्यू 1 के इक्वल और 2 से लेस है, तो y इक्वल टू 1 बन जाएगा, ऐसा लाइन बनेगा 2 को छोड़ के, इसीलिए हम यहाँ पे गैप दे रहे हैं। 2 से 3 में 2 आएगा, -1 से 0 में -1 आया, 0 को छोड़ के, -2 से -1 में ये -2 आया, एंड सो ऑन। इसको स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन। सर ये आपने लाइन के आगे कर्व क्यों बनाया है? ऐसा इसलिए बनाया ना कि ये y इक्वल टू 0 है ना, 1 को छोड़ के x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, 1 पे यहाँ पे चला जाएगा। ओके सर। इसीलिए यहाँ पे गैप किया है, ये गैप है। मतलब आपको x इक्वल टू 2 नहीं लेना, 2 पे ये वाला चला गया, यहाँ पे चला गया। ओके सर। आई बात समझ में? यस सर। तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देख सकते हो कि दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। ये ग्राफ ब्रोकन है एट x इक्वल टू 1 2 3 0 -1 -2। यहाँ पे ग्राफ ब्रोकन है, 1 पे जंप लेना पड़ रहा, 2 पे जंप लेना पड़ रहा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। जब जब इस बॉक्स के अंदर का क्वांटिटी इंटीजर होगा, उस समय ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ग्राफ वहां पे ब्रोकन है बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। इसको हम लिखते हैं, दिस फंक्शन इज discontinuous at integral values of x। क्लियर है? यस सर। हमेशा याद रखना, जैसे ये देखो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर x इंटीजर हो गया तो ये 7 है और ये -7 है, तो यहाँ से 7 आएगा, यहाँ से -7, तो ये 0 हो जाएगा जब x बिलोंग टू इंटीजर होगा। और जब x डजंट बिलोंग टू लेफ्ट में इंटीजर शिफ्ट कर होगा, लीजिए। x जब डजंट बिलोंग टू इंटीजर होगा, यस दिख रहा है बेटे? When x doesn't belong to integer होगा, जैसे ये देखो, ये 7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर
और ये -7.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका ये क्या आएगा 7 आएगा और -8 आएगा, तो ये -1 आ जाएगा बच्चे। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं -1। क्लियर है? यस सर। तो आप इसका ग्राफ भी बना सकते हो बच्चे। अगर हमको ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू 0 होगी जब x इंटीजर होगा, और जब x इंटीजर नहीं होगा -1। इसलिए -1। तो ये ग्राफ अगर हम बनाएं इसका, ये देखो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3। जब जब x इंटीजर है y की वैल्यू 0 हो जा रही है, यहाँ पे 0 हो जाएगी, इंटीजर पे वैल्यू 0 हो गई। और जब इंटीजर नहीं है तो -1, मतलब 0 से 1 के बीच में ये -1 होगा, 1 से 2 के बीच में भी ये -1 होगा, फिर ऐसे ऐसे ये चलेगा इस तरह से, और इधर भी ऐसे। ये समझ में आ रही बात को? यस सर। ये भी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर पे, क्योंकि इंटीजर पे ही ब्रोकन है। जैसे इंटीजर होता है ये जंप कर जाता है 1 पे, ये 0 पे आ जाएगा, और बाकी समय इसके बीच में रहेगा। 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू -1 होगी। सिर्फ इंटीजर को आपको हटा के रखना है, गैप रखना है वहां पे। इज इट क्लियर? यस सर। अब क्वेश्चन बनाते समय ऐसा आ सकता है, सॉल्व x के ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर -9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 14 लेस देन 0 है। ठीक है, इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इसका नाम t दे दिया, जहां पे t का मतलब इंटीजर है। तो ये t स्क्वायर -90 प्लस 14 लेस देन 0 हो गया। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। सर। तो ये t-2 t-7 लेस देन 0, साइन स्कीम से देख लिया तो t की वैल्यू 2 से 7 आ गई बच्चे। लेकिन t तो इंटीजर है, तो 2 से 7 के बीच में जो इंटीजर आएगा वो 3, 4, 5, 6 आएगा बच्चे। इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू हो गई वो 3, 4, 5, 6 हो गई। ऐसा तभी होगा जब x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होने का मतलब ही होता है 3 से 4 इंक्लूडिंग 3, 4 होने का मतलब ही होता है 4 से लेके 5 इंक्लूडिंग 4। तो ऐसे आप लिखोगे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 7 लिखोगे। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। तो हमको लगता है जो लॉग वाले पेपर में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आया था उसमें x की रेंज आती है, वहां से आप ग्रेटेस्ट इंटीजर तुरंत बता सकते थे बेटा। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान लो कि x की वैल्यू आ गई 7 से लेकर 9 तक आ गई, तो आपसे पूछा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या होगा, तो बोलोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 7 होगा या तो 8 होगा। हाँ या ना? बोलिए। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। फिर समझ नहीं आया, कौन सा? 7 और 8 क्यों? अगर x की वैल्यू 7 से 8 के बीच में है, चलो ये नंबर लाइन बनाओ बच्चे, ये 7 है, ये 9 है और ये 8 है। अगर x की वैल्यू 7 से लेके 9 के बीच में है, 9 को छोड़ के 7 को छोड़ के,
अगर इसके बीच में नंबर हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होगा, इसके बीच में नंबर हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 होगा, वही लिखा है। ओके सर, ओके सर। देखो x की वैल्यू देखो, नंबर लाइन पे रख के देखो, नजर आ जाएगा। तुमको लेस इंटीजर लेना है, और अगर खुद इंटीजर है तब तो इंटीजर ही ले लेना है बच्चे। ओके सर। ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट देखो, सॉल्व। मान लो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है -7, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, +10 है, ग्रेटर देन 0 है बच्चे। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमने t मान लिया। t का मतलब है इंटीजर, इस बॉक्स का मतलब ही होता है इंटीजर। तो ये आ गया t² -7t कॉपी थोड़ी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर लीजिए। ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यस सर। और t -2, t -5 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर का साइन है, साइन स्कीम से t की वैल्यू या तो 2 से लेस आएगी या t की वैल्यू 5 से ज्यादा आएगी। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 2 से लेस होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से ज्यादा होगा। यहां से बताओ क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें? ग्रेटर X is greater than equal to 6. 6। और यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करें? X is less than 2. वेरी गुड, x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। और इंटरवल में लिखना चाहो तो लिखोगे x बिलोंगिंग टू -∞ से लेके 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 6 से लेके इन्फिनिटी। ओके सर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं मौलिक? यस सर। नहीं। हो जाएंगे ना अब? यस सर। गुड। Yes, sir. नेक्स्ट है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको ऐसे लिखते हैं, इस कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं। y इक्वल टू fx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखना कोई भी जो नंबर है ना वो दो पार्ट से बना रहता है, एक तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, दूसरा उसका फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 7 है तो ये 7 + 0 है बच्चे, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट। -7.4 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -8 हो गया और इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा 0.6, तभी ये इसके बराबर आएगा। कोई भी जो नंबर है x, उसमें दो पार्ट होता है, एक उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, दूसरे को कहते हैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट बच्चे। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ही है x में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दो, भी निगेटिव नहीं होता है। फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। जैसे मान लो कि लिखा हुआ -9.3 लिखा हुआ है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -10 है, इससे लेस इंटीजर, और इसमें आप 0.7 ऐड करना पड़ेगा, है ना? यस सर। तो पहली बात ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। सेकेंड पार्ट है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। थर्ड बात है फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 ले सकते हैं व्हेन x बिलोंगिंग टू इंटीजर हो, x बिलोंगिंग टू इंटीजर हो। 7.4 का फ्रैक्शनल पार्ट
0.4 है और -7.4 का 0.6 नहीं आना चाहिए। हाँ क्या बोल रहे हो? 7.4 का 0.6। किसका 0.6? नहीं सर 0.4 7.4 का तो 0.4 होगा और इसका जो होगा वो 0.6 होगा, माइनस वाले का। ये लिखा है बच्चे, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो देख सकते हो कि इन दोनों का सम 1 है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये 1 के बराबर होगा when x doesn't belong to integer। क्योंकि अगर x इंटीजर हो गया तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। x अगर इंटीजर हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो सम 0 हो जाएगा बच्चे। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। आई बात समझ में? Yes, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो उसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दो बच्चे। सपोज करो हमको 9.8 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो 9.8 में से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दो। 9.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 है तो ये आंसर 0.8 आएगा बच्चे। क्लियर? yes sir, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये x के बराबर हो सकता है जब x खुद जो है फ्रैक्शन होगा, x जब 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा तब ऐसा होगा। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो व्हेन x की वैल्यू 0 से 1 अगर लेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो x के बराबर हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट x के बराबर है तो आंसर देना x की वैल्यू 0 से 1। बोलिए। yes sir, क्लियर है ना? yes sir, गुड। आप इसका ग्राफ भी देख सकते हो बच्चे। ग्राफ इसका देखो, यहां पे ही बना देते हैं। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट, ये है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ पे केस लेंगे, अगर x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो ये वाला पार्ट 0 हो गया तो y बन जाएगा x के बराबर। अगर x की वैल्यू 1 से 2 लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, तो ये x माइनस 1 लाइन आ जाएगी। x की वैल्यू 2 से 3 अगर लोगे तो ये y इक्वल टू x माइनस 2 बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो 0 से लेके 1 में हमको बनाना है y इक्वल टू x लाइन। ये लाइन हमने बना दिया, y इक्वल टू x लाइन बना दिया। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 45 डिग्री पे होती है ये लाइन y इक्वल टू x ऐसे प्लॉट होता है, लेकिन ये ग्राफ हमको सिर्फ बनाना है 0 से 1 के बीच में। सिमिलरली 1 से 2 में हमको बनाना है y इक्वल टू x माइनस 1। x में -1 होने से ये 1 यूनिट राइट में शिफ्ट हो गया बच्चे। ये y इक्वल टू x माइनस 1 लाइन होगा, लेकिन इसको सिर्फ बनाना है 1 से 2 के बीच में। 2 से 3 के बीच में ये वाली लाइन बनेगी, एंड सो ऑन। ऐसी -1 से 0 में ये वाली लाइन बनेगी, -2 से -1 में ये वाली लाइन बनेगी। इज इट क्लियर? yes sir, यस सर। यहाँ पे भी देख सकते हो कि दिस ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। जब जब x इंटीजर है उस समय ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ग्राफ ब्रोकन है। और आप ये भी देख सकते हो कि ये ग्राफ 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा है।
जैसा 0 से 1 में ग्राफ बना हुआ वैसा ही 1 से 2 में बना हुआ है, वैसे ही 2 से 3 में बना हुआ है, वैसे ही -1 से 0 में बना हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि ग्राफ रिपीट कर रहा है सर्टेन इंटरवल के बाद, जैसे यहाँ पे 1 यूनिट के बाद ये ग्राफ रिपीट कर रहा, तो हम कहते हैं कि पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 1। ये 1 यूनिट के बाद रिपीट कर रहा, तो पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 1 बोलते हैं। पीरियड का मतलब है लेंथ ऑफ ए स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच ग्राफ इज रिपीटिंग इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन। जैसे साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक में है साइन, साइन क्या होता है 0 से 2 पाई में जैसा भी होता है वही चीज 2 पाई से 4 पाई में होता है, यानी साइन का कर्व 2 पाई इंटरवल के है, तो पीरियड ऑफ साइन 2 पाई होता है। सेम तरह से कॉस भी 0 से 2 पाई में जैसा एक रोटेशन में जो वैल्यू लेगा वही दूसरे रोटेशन में वैल्यू लेता है। सो साइन का भी पीरियड 2 पाई बोलते हैं और कॉस का भी पीरियड 2 पाई ही बोलते हैं बच्चे। समझ में आई बात? यस सर। लेकिन टैन और कॉट क्या होता है, पाई इंटरवल के बाद ही रिपीट कर जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है तो फिर थर्ड में भी पॉजिटिव हो जाता है, तो देखोगे पाई इंटरवल के बाद ही वो रिपीट करना शुरू हो जाएगा। तो साइन का, कॉस का, सेक का और कॉसेक का पीरियड 2 पाई होता है, जबकि टैन और कॉट का पीरियड पाई होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, 1 इंटरवल के बाद ये रिपीट करता है। कभी भी इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है और 0 से 1 के बीच में ही होगा। बोलिए। यस सर। Solve for fractional part of x is equal to x plus greatest integer of x। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। For fractional part of x is equal to x plus greatest integer of x। x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करो, इस x को चेंज कर दो। पहले लिखोगे 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, x को हम क्या लिखते हैं, x में ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और यहां से 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया, और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आ गई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3। क्या करना है, x को हटा के फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर में रिलेशन निकाल लेना। अब कहना एज फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है, 0 को इंक्लूड करके, तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3 इसकी वैल्यू 0 से 1 होगी बच्चे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी ये इधर गया और 2 नीचे आया 3/2, और यहाँ पे ये 0 आ गया बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। बोलिए। यस सर। अब ये तो है इंटीजर है बच्चे, और हम कह रहे हैं ये इंटीजर जो है 0 से 3/2, इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। बोलिए। यस सर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 0 है तो पहले वाले रिलेशन में अगर हम ये 0 रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाएगा बच्चे, और अगर हम ये 1 रखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 होगा। हाँ या ना? यस सर। तो x की जो वैल्यू होती है वो इन दोनों को ऐड करके आता है। ये 0 है तो ये 0 है, तो दोनों का सम 0 हो गया, और ये जब 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 है, तो 1 + 2/3 इससे 5/3 हो गया बच्चे। ये आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। तो बस इतना ही आपको जानना था बेसिक में।
ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में, मतलब मीनिंग समझ में आना चाहिए था और कुछ नहीं था। तो अब आप देखोगे जो तीन चार क्वेश्चन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वर्ड यूज किया था ना, अब आप उसको बना के देखो, सारे बन जाएंगे। अंजलि, यस सर। अब बन जाएंगे ना बेटा? यस सर, अब बन जाएंगे। इसमें कुछ था नहीं बच्चा, एक्स की वैल्यू पता होने पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर तुरंत लिख सकते थे। और सर एंटी लॉग और मतलब हाँ एंटी लॉग के भी क्वेश्चंस थे उसमें। अभी मैं बात करता हूँ बेटा, अभी बात कर रहा हूँ उसका, वो भी कुछ है नहीं। वो एक्चुअली एंटी लॉग सब जो है ना केमिस्ट्री में यूज होता है बेटा। मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन आप आज तक निकाल के देख लो, आईटी में कभी भी ये सब बात नहीं पूछी जाती है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, किसी ने दे दिया तो जानना चाहिए, बता देता हूँ। अब ये मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। आप लेकिन सारे क्वेश्चन बना लेना बेटा। ओके सर। जब भी आप कोई भी पेपर दो ना, तो अलग से एक कॉपी बनाओ, जिसमें आप एक बार डिस्कशन के बाद, अपने डाउट्स क्लियर होने के बाद, आप सारे क्वेश्चन एक कॉपी में जरूर बनाया करना। दोबारा बनाना पड़े बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या होगा, जब आप एग्जाम में बनाते हो तो 1 घंटा लगता है, जब दोबारा बनाओगे तो 30-40 मिनट में बन जाना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। बस तो इतना ही आपको करना है। अब देखो होता क्या है, जैसे लॉग में हमने ये बताया था बच्चे, हम यहां से शुरू करते हैं, 10 बेस पे शुरू करते हैं। 10 का पावर 1 हमने उस समय बताया भी था, ये 10 का पावर 1 जो है वो 10 के बराबर है। 10 स्क्वायर 100 के बराबर है। 10 क्यू जो है 1 बराबर है। 10 का पावर -1 1/10 के बराबर है। 10 का पावर 0 ये 1 के बराबर था। 10 का पावर 4 10,000 के बराबर है। अब इसी को जब लॉग में लिखते हो तो ऐसे लिखते हो, लॉग लेंगे 100 का 10 बेस पे तो 2 लिखेंगे, लॉग लिखेंगे 1000 का 10 बेस पे तो 3 लिखेंगे, लॉग लेंगे 10,000 का, ये 4 लिखेंगे, लॉग लेंगे 10 का 10 बेस पे तो 1 लिखेंगे, लॉग 1 10 बेस पे ये 0 हो गया बच्चे। ऐसे ये निगेटिव साइड में, मतलब ये वाले फ्रैक्शन में, लॉग लेंगे 1/10 का 10 बेस पे तो -1 एंड सो ऑन। यहाँ पे एक पैटर्न हमने बताया था कि ये 100 पे इसकी वैल्यू 2 है, 1000 पे 3 है, मतलब वैल्यू बढ़ गई। बेस अगर सेम है 1000 पे 3 हो गया, 10,000 पे वैल्यू 4 हो गया। अब जरा देखो इसके बीच में जो भी नंबर है, 100 से 1000 के बीच में जो भी नंबर है, वो कंफर्म है कि 3 डिजिट का नंबर है बच्चे। हाँ या ना? यस सर। और आपको ये भी पता चल गया कि जैसे जैसे हम ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ा रही है, वैल्यू बढ़ रही है। तो 100 पे 2 है, 1000 में 3 है, तो इसके बीच में जो नंबर सब है, जैसे अगर हम बात करें 101, 102 और भी आएगा, 101.53, बहुत सारे नंबर होंगे। तो ये सब जो नंबर हैं, ये कंफर्म है कि उसकी जो वैल्यू हुई होगी वो 2 पॉइंट समथिंग हुई होगी। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर ये 10 बेस है और यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर है, तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग हुई होगी। यस क्लियर? यस सर। और अगर 10 बेस पे, ये देखो 1000 पे 3 है, 10,000 पे 4 है, इसके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो 4 डिजिट के नंबर होंगे बच्चे। तो जो 4 डिजिट के नंबर होंगे उसकी लॉग की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग हुई होगी। यस सर। ये समझ में आया? हाँ ये सर। जितने डिजिट का नंबर है, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग, 3 डिजिट का है तो 2 पॉइंट समथिंग, 4 डिजिट का है तो 3 पॉइंट समथिंग। क्लियर?
जब बेस 10 होता है, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं इस बात को, y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। अगर बेस 1 से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे हमने 10 लिया हुआ है, तो एज x इंक्रीजेज y ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर? लॉग को डिफाइन होने के लिए ये तो क्लियर है कि x को पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइन होगा। x की वैल्यू 1 रखने पे ये वैल्यू 0 हो जाती है ना? और क्या हो, देखो 1 पे वैल्यू 0 है, उसके बाद वैल्यू बढ़ रही है, 1 के बाद वैल्यू पॉजिटिव है, 1 2 3 4 ऐसे करके कर्व जा रहा है, और 0 से 1 के बीच में जो फ्रैक्शन होगा उसमें वैल्यू निगेटिव आएगी, इसलिए ग्राफ ऐसा होता है y इक्वल टू लॉग x का। ये तब जब बेस 1 से ज्यादा रहता है, बेस 1 से ज्यादा होता है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, और बेस 1 से कम लेके देखो तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाएगा। बच्चे आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये लिखने का तरीका होता है बच्चे, जैसे ये मान लो log ABC बेस 10 ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ABC का log ले तो ये आया, और इसका एंटी लॉग लोगे तो ABC आएगा, ये मतलब होता है। okay, sir. जैसे आप कहते हो कि भाई ABC का हमने लॉग लिया 10 बेस पे तो ये आया, तो जैसे मान लो कि आपको एंटी लॉग निकालना है किसी का, एंटी लॉग बेस 10 पे निकालना है, एंटी लॉग ऑफ 3.43 है, मान लो 3.43, तो ये पता है कि ये 3 पॉइंट समथिंग होने का मतलब है कि वो कितने डिजिट का नंबर हुआ होगा? 4 डिजिट का। 4 digits का। ये 4 डिजिट का नंबर हुआ होता है। और बाकी हम क्या करते हैं, वो जो चार्ट बना हुआ है लॉग का, जो हम निकाल के रखे रहते हैं, लॉग टेबल। हाँ लॉग टेबल, उससे हम देखते हैं कि और क्या वैल्यू लिखें। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. अभी मैथमेटिक्स में तो सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर मान लो कि ये 10 बेस पे बात कर रहे हैं, 3 डिजिट का अगर लॉग लोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 डिजिट का लोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, एंड सो ऑन। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. और बाकी क्या है, लॉग टेबल अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। ये तो कंफर्म है कि जो भी होगा 4 डिजिट का नंबर होगा। वो नंबर कितने डिजिट का होगा? 4 डिजिट का होगा। व्हाट इज इट? हाँ, जैसे ये देखो ना, यहाँ के बीच में हमने मान लो कि लिख दिया 102.56 लिख दिया, मान लो 0.6 लिख दिया, है ना? लॉग जैसे लॉग 10 बेस पे 102.56 लिख दिया, तो ये कंफर्म है कि ये 3 डिजिट का नंबर है, तो 2 पॉइंट समथिंग आई होगी। ठीक है, अब जो समथिंग आया होगा वही हम लॉग टेबल से देखते हैं, फिर उसका एंटी लॉग का भी एक बना रहता है, यहां से ये देखते हैं, उल्टा देखते हैं फिर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आपको ये ध्यान रखना है, जैसे बेस को हम चेंज कर देते, 1 से कम ले लेते तो उल्टा हो जाता है ये। जैसे बेस को हाफ ले लिए, हाफ का पावर 1 हाफ है, हाफ का पावर 2 1/4 है, हाफ का पावर 3 1/8 है। जैसे लॉग लेते हैं, यहाँ पे लॉग लेंगे हाफ का, हाफ बेस पे तो 1 लिखेंगे, लॉग लेंगे 1/4 का हाफ बेस पे तो 2 लिखेंगे, लॉग लेंगे 1/8 का हाफ बेस पे तो 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो, 1/8 है, 1/4 है, हाफ है, ऐसे देखोगे तो नंबर बढ़ा रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं तो लॉग की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसका ग्राफ का नेचर ऐसे होता है, y इक्वल टू लॉग x बेस a। बेस अगर 0 से 1 होता है ना, तो एज x इंक्रीजेज y डिक्रीजेज।
y डिक्रीज करता है बच्चे। इसका ग्राफ ऐसे होता है, 1 पे तो 0 होनी है, 0 से 1 के बीच में ऊपर रहेगा और 1 के बाद नीचे रहेगा। मान लो आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू log x बेस 2 का, तो कहोगे बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ का नेचर ऐसे होगा। 1 पे वैल्यू इसकी 0 होगी, 0 से 1 के बीच में निगेटिव होगी, 1 के बाद ये पॉजिटिव होगा। और अगर ग्राफ आप इसका बनाते हो y इक्वल टू log x बेस 1/3 कर दिया, बेस 1 से कम है, ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, तो ये ग्राफ ऐसे आता है। 1 पे इसकी वैल्यू 0, 0 से 1 के बीच में ऊपर है तो पॉजिटिव, 1 के बाद नीचे है कर्व तो निगेटिव होगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन Yes, तो नहीं? sir. अब जरा वो अगर तुम्हारे पास हो एंटी लॉग वाला जो क्वेश्चन पूछा था वो पढ़ के देखो अंजलि, करके देखो। तुमने तो बनाया था ना अंजलि? सर वो जो नंबर ऑफ साइड्स गिवन थे m प्लस n और m प्लस 2n वाला एक क्वेश्चन था, वो हो गया एंटी लॉग वाला। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बाकी लोग ट्राई कर लेना। मौलिक Yes. भाई सिंपल सी बात ये है, लॉग यहाँ पे मान लो 5 डिजिट का नंबर है, 52643 है, मान लो 10 बेस पे है, तो ये कंफर्म है ये 5 डिजिट का नंबर है, तो इसकी 4 पॉइंट समथिंग आएगी। और इसका एंटी लॉग लेंगे, बेस 10 ही रहेगा, जिसको आप बोलते हो ना इसका एंटी लॉग। जैसे इसका मतलब ये हो गया कि 10 का पावर ये वाला एंटी लॉग ऑफ 4 पॉइंट समथिंग, बट किस बेस पे? 10 बेस पे। तो इसका जो एंटी लॉग होगा वो है 52643। अब ये जो एग्जैक्ट देखा जाता है ना, वो लॉग टेबल से देखा जाता है बच्चे, सबका निकाल के रखा गया है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। कैरेक्टरिस्टिक और बोलो। मेंटीसा क्या होता है सर? एक कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा क्या होता है? अरे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा यही 2 पॉइंट समथिंग है ना, यही कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटीसा है। ओके सर। वो सब तुम्हें जरूरत पड़ेगी लॉग टेबल देखते समय बच्चे, बोलोगे तो वो भी हम देख के एक दिन बता ही देंगे। अगर केमिस्ट्री वाले सर ने नहीं बताया होगा तो बोलोगे तो मैं एक दिन लॉग चार्ट मेरे पास है नहीं लॉग का, वरना देख के बता देता। जनरली केमिस्ट्री के क्लास में पीछे में होती है, कोई बात नहीं, मैं नेट से देख लूंगा, एक बार रखूंगा सामने, समझा दूंगा। हाँ सर, वो तो जब सर केमिस्ट्री वाले आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाए तो उन्हें लॉग टेबल दिखाना पड़ेगा। हाँ लॉग टेबल तो बताना पड़ेगा, कैसे वो देख के बताएंगे? हम तो यही ज्यादा से ज्यादा यही कह सकते हैं ना। ये देखो, मान लो कि अगर हम ये कहते हैं, सपोज करो कि हमने ये लिख लिया भाई log 3 है 10 बेस पे, तो ये तो कह सकते हो 1 डिजिट का नंबर है तो 0 पॉइंट समथिंग आया होगा, और क्या आया होगा वो तो लॉग टेबल से देखेंगे ना। हाँ या ना? यस सर। ये मतलब होता है। बस आपको मैथ्स में ये समझना है कि जितने डिजिट का नंबर है उससे एक कम लिखना है। यहाँ पे इसका लॉग ये है, इसका एंटी लॉग ये वाला लिखना होता है। सर एंटी लॉग के पास बात जो है 10 बेस पे ही होती है बस। हाँ 10 बेस पे, अगर नहीं होगा 10 बेस पे तो बेस चेंज कर देंगे ना बच्चे। बेस चेंज की प्रॉपर्टी भी तो पढ़े हो। यस सर। बेस चेंज की प्रॉपर्टी भी हम पढ़े। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, ये देखो, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा, मान लो लॉग लिखा हुआ है 56 है और यहाँ पे बेस 3 है बच्चे, है ना? यस सर।
तो आप इसका बेस चेंज कर दिए, 10 बेस कर दिए, लॉग लेना पड़ेगा 10 का पुराने वाले बेस पे, बेस चेंज की प्रॉपर्टी। यस अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी रहेगी आपको, और ये आपको लॉग टेबल से देख लेना होगा। यस सर बेस जो चार्ट आपको अवेलेबल दिया जाता है वो बेस 10 पे दिया जाता है। ऐसे अगर बेस 3 पे बनाएगा तो बेस 3 पे हो जाएगा। जो आपके पास लॉग टेबल है उसमें देखना लिखा रहेगा बेस 10 है उसमें। यस क्लियर है? यस सर यस सर। अब जैसे तुमको फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाया होगा कि मान लो कि y इक्वल टू लॉग x है, तो dy बाई dx क्या बताया? 1 by x, 1 by हाँ? 1 by x 1 by x, 1 बाई x बताया ना। sir, लेकिन यहाँ पे बेस कितना होता है? 10 e होता है, E. यही तो गलती कर रहे हो। E ई बेस ई पे ये रिजल्ट है बच्चे, तो यही कंफ्यूज कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसे दे दिया जाएगा y इक्वल टू लॉग x बेस 10 दे दिया जाएगा, और तुम dy बाई dx कहेगा और तुम 1 बाई x बना के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा? पहले बेस चेंज करना पड़ेगा। बेस पहले ई कर दो, फिर लॉग लेना पड़ेगा ई का पुराने वाले 10 बेस पे। अब ये हो गया कांस्टेंट, तो dy बाई dx जो लिखोगे ये 1 बाई x लिखोगे, और ये कांस्टेंट भी लिखना पड़ेगा। ओके सर। जैसे ये k समझो, इसका नाम k है। क्लियर है ना यहाँ तक बच्चे? यस सर ठीक है। और कुछ पूछना है बेटे आज, क्योंकि नया चीज शुरू नहीं कर सकते हैं। और कुछ कोई दिमाग में कोई बात आई हो एग्जाम देते समय? सर एक 72 क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन ए और डी सेम ही थे, x इज इक्वल टू 3, और आंसर हाँ। वही था। तो अगर डी लगाया ना जिसने भी, तो उसका वो गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने नहीं, दोनों आंसर दिया है, बाद में तो की करेक्शन रिवाइज्ड आंसर की में ए और डी है सर। ए और डी दे दिया है। सर पर वो हमारे वाले में इंक्लूड नहीं हुआ है, वो आंसर में अभी भी गलत दिखा रहे हैं। जो हमारा वाला है उसमें बाद में जब रिव्यू करेंगे ना तो सर उसमें चेंज हुआ है। अच्छा, हाँ वो तब तुम लोग बात कर लेना, प्रिंसिपल मैम से बात कर लेना, क्योंकि ए और डी में कोई भी किसी ने मारा होगा, ज्यादा तो एक्यूरेट होता है ए और डी दोनों मारना ऐसे जगह पे। हालांकि सिंगल चॉइस ऊपर में लिखा जाता है तो ये बात भी गलत हो जाती है, तो डिलीट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है इसमें। तो सर अगर हम मतलब हार्ड ऐसे पेपर दे रहे हैं स्कूल में जाके ऑफलाइन, तो उसमें है कि दोनों मार्क कर सकते हैं, इसमें तो नहीं, उसमें तरीका ये होता है, देखो बच्चे, एक तो ये होता है जिसने ए मार्क किया उसको भी मार्क्स मिलेगा, जिसको डी मार्क किया उसको भी मार्क्स मिलेगा, और सेकंड बात होती है कि उसको डिलीट ही कर दिया जाता है। ये तो उस पे डिपेंड करता है कि कौन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, ये तो उसका अपना डिसीजन हो गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप। ओके सर। अब कोई आदमी बोलेगा कि सर हमने इतना मेहनत करके इस पे समय भी लगाया, और एक बच्चे ने मान लो कि समय भी नहीं लगाया है ना, उसको नहीं बनाया, और वो क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, तो गड़बड़ हो जाती है ना। यस सर। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली ऐसे में जिसने ए मार्क्स किया या जिसने डी मार्क किया उसको मिल जाता है। अब पता नहीं तुम लोगों को दिया गया है या नहीं दिया गया है। दिया है चल, हमें। देखो मेरे हिसाब से इन सब बातों पे नहीं। थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा? क्या है बताओगे तब तो। क्या था, बोलो बेटा। कौन सा क्वेश्चन? 73। क्या था 73 में? क्वेश्चन बताओगे तभी हम समझ पाएंगे। सर क्वेश्चन था इफ द वैल्यू ऑफ log p और फिर p के ऊपर में रूट था p का ही अंडर रूट 2008 टाइम्स इज इक्वल टू माइनस। चलो अभी हम पेपर में देखते हैं, क्वेश्चन तो बना के भेज देते हैं ग्रुप पे, क्योंकि हाँ ऐसे बोलने से बात नहीं बनेगी। हाँ मैं सर अभी ये मतलब थोड़ा वैसे
कोई बात नहीं, मेरी क्लास 1 बजे के आसपास खत्म होगी, दूसरे बैच में भी मेरी क्लास है, तो 1 बजे के आसपास जब खत्म होगी ना बच्चे, तो मैं बना के भेज दूंगा, ठीक है? ओके सर। कितना नंबर बोले? 73। 73। और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बता दो बेटा, वो भी बना के भेज दूंगा। सर 61। 61 और कोई? 73, 61 और कोई? 63rd 63 और बच्चे कोई? चलो ये तीनों 59। क्वेश्चन। हाँ सर 67। 67, 68 भी? सर 59। ओहो 59, तब रात तक वेट करना, फिर रात में 10 बजे से पहले आ जाएंगे, ये सब सॉल्यूशन बना के मैं भेज दूंगा, ठीक है बेटा? ओके सर, ओके सर। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चे। Thank you, sir.